हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एन एस पाठशाला चैनल पर। तो आज हम लोग आधुनिक इतिहास में टॉपिक पढ़ेंगे भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रारंभिक 60 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक विशुद्ध व्यापारिक कंपनी थी। उसका उद्देश्य व्यापार करके केवल अधिक से अधिक लाभ कमाना था तथा देश में शिक्षा को प्रोत्साहित करने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। इन वर्षों में शिक्षा के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु जो भी प्रयास किए गए वे व्यक्तिगत स्तर पर ही किए गए थे। ठीक है, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक व्यापारिक कंपनी थी। वो शिक्षा पे ध्यान नहीं देती थी, मतलब शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं करती थी जहाँ पे भी वो राज करती थी। ठीक है, तो जैसे कि भारत में भी वहाँ व्यापार करने के लिए आई, तो यहाँ पे वो व्यापार को अधिक बढ़ावा देते थे, ना कि शिक्षा को। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं फिर। कलकत्ता मदरसा एवं संस्कृत कॉलेज में शिक्षा पद्धति का ढांचा इस प्रकार तैयार किया गया था कि कंपनी को ऐसे शिक्षित भारतीय नियमित तौर पर उपलब्ध कराए जा सकें जो शास्त्रीय और स्थानीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता हों तथा कंपनी के कानूनी प्रशासन में उसे मदद कर सकें। न्याय विभाग में अरबी, फारसी और संस्कृत के ज्ञाताओं की आवश्यकता थी ताकि वे लोग न्यायालयों में अंग्रेज न्यायाधीशों के साथ परामर्शदाता के रूप में बैठ सकें तथा मुस्लिम एवं हिंदू कानूनों की व्याख्या कर सकें। भारतीय रियासत के साथ पत्र व्यवहार के लिए भी कंपनी को इन भाषाओं के विद्वानों की आवश्यकता थी। ठीक है, आगे देखते हम लोग। 1813 के चार्टर एक्ट से प्रशंसनीय शुरुआत। तो चार्टर एक्ट में भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रारंभ एवं उन्नत करने जैसे उद्देश्यों को रखा गया। किसमें? 1813 के चार्टर एक्ट की तरफ। इस उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई, किंतु इस राशि को व्यय करने के प्रश्न पर विवाद हो जाने के कारण 1823 तक यह राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। इस बीच कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने व्यक्तिगत स्तर पर अपने प्रयास जारी रखे तथा शिक्षा के विकास एवं शिक्षा संस्थानों की स्थापना के लिए भारी अनुदान किया। इनमें राजा राम मोहन राय का नाम अग्रगण्य है। यानी राजा राम मोहन राय जो थे वो भारत में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे, जिनका नाम अग्रगण्य यानी सबसे आगे आता है। उन्होंने 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए भारी अनुदान किया। शिक्षित बंगालियों द्वारा स्थापित इस कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती थी तथा पश्चात विज्ञानी और मानविकी यानी ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाई जाती थी। सरकार ने कलकत्ता, आगरा और बनारस में 3 संस्कृत कॉलेज स्थापित किए। इसके अतिरिक्त यूरोपीय वैज्ञानिक पुस्तकों का प्राच्य भाषाओं में अनुवाद करने के लिए भी अनुदान दिया। आगे देखते हैं। आंग्ल प्राच्य विवाद, ओरिएंटलिस्ट एंजेलिसिस्ट कंट्रोवर्सी। ठीक है, लोक शिक्षा की सामान्य समिति में 2 दल थे। एक दल प्राच्य शिक्षा समर्थक और दूसरा आंग्ल शिक्षा समर्थक। प्राच्य शिक्षा समर्थकों का तर्क था कि जहां रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां इसके स्थान पर परंपरागत भारतीय भाषाओं एवं साहित्य को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। दूसरी ओर आंग्ल शिक्षा समर्थकों में शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाए जाने पर जोर दे रहा था। आंग्ल एवं प्राच्य शिक्षा समर्थकों के इस विवाद से शिक्षा के प्रोत्साहन का मुद्दा अप्रभावी हो गया तथा इसके कई दुष्परिणाम निकले। क्या निकले देखते हम लोग आगे। लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य लॉर्ड मैकाले ने आंग्ल दल का समर्थन किया। 2 फरवरी 1835 को अपने महत्वपूर्ण स्मरण पत्र में उसने लिखा कि सरकार की सीमित संसाधनों के मद्देनज़र पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। यानी लॉर्ड मैकाले जो था उसने ये तय कर दिया कि जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए
जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी होता है, तो उसमें अंग्रेजी भाषा को ही सर्वोत्तम बताया। मैकाले ने कहा, भारतीय साहित्य का स्तर यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है। उसने कहा कि भारतीय साहित्य जो है वो यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है, यानी उससे कम है, उससे बेहतर नहीं है। मतलब यूरोपीय साहित्य को उसने बेहतर बताया। उसने भारतीय शिक्षा पद्धति एवं साहित्य की आलोचना करते हुए अंग्रेजी भाषा का पूर्ण समर्थन किया। किसने? लॉर्ड मैकाले ने। आगे देखते हैं हम लोग। मैकाले के इन सुझावों के पश्चात सरकार ने शीघ्र ही स्कूलों एवं कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया तथा बड़े पैमाने एवं अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। इस प्रकार सरकार जनसाधारण वर्ग के एक तबके को शिक्षित कर ऐसी श्रेणी बनाने की थी जो रक्त एवं रंग से भारतीय हो, परंतु अपने विचार, नैतिक मापदंड, प्रज्ञा, इंटेलेक्ट जिसे कहा जाता है, एवं प्रवृत्ति से अंग्रेज हो। मतलब वो चाहते थे कि उन स्कूलों में पढ़ के ऐसे लोग हों जो मतलब पढ़ के जो आगे बढ़े लोग, वो रंग एवं रूप से तो भारतीय हो, मगर उनके अंदर जो उनकी प्रवृत्ति हो, डेवलप हो, वो एक अंग्रेज की तरह हो, जो ताकि उनका काम आसान हो सके। यह श्रेणी ऐसी हो कि यह सरकार तथा जनसाधारण के बीच दुभाषियों, इंटरप्रेटर की भूमिका निभा सके। यानी सरकार और जो देश के वासी थे उनके बीच एक दुभाषियों, मतलब जिसे कंबाइनर कहा जा सकता है, जिसे मतलब ताकि वो एक दूसरे को समझ सके, जैसे कि एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना। इस प्रकार पाश्चात्य ज्ञान तथा साहित्य का ज्ञान जनसाधारण तक पहुंच जाएगा। इस सिद्धांत को अधोगामी विप्रवेशन सिद्धांत, डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से जाना गया। थॉमसन के प्रयास उत्तर पश्चिमी प्रांत आधुनिक उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन ने देसी भाषाओं द्वारा ग्राम शिक्षा की एक विस्तृत योजना बनाई। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले छोटे छोटे स्कूलों को बंद कर दिया गया। अब केवल कॉलेजों में ही अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम रह गई। गांव के स्कूलों में कृषि विज्ञान तथा क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन जैसे उपयोगी विषयों का अध्ययन प्रारंभ किया गया। अध्ययन के लिए देसी भाषाओं को माध्यम के रूप में चुना गया। मतलब वहाँ की जो देसी भाषाएं होंगी, जैसे कि कहीं की बंगाली है, तो कहीं की उड़िया है, तो कहीं की हिंदी है, तो उसे वहाँ की मूल भाषा में उसे माध्यम को चुना गया। इसके योजना के पीछे थॉमसन का उद्देश्य यह था कि नवगठित राजस्व तथा लोक निर्माण विभागों के लिए शिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हो सकें। इसके अतिरिक्त एक शिक्षा विभाग का भी गठन किया गया। चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854। सर चार्ल्स वुड जो अर्ल ऑफ एबरदीन की मिलीजुली सरकार में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। 1854 में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला चार्ल्स वुड का यह डिस्पैच भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित पहला विस्तृत प्रस्ताव था। इस डिस्पैच की प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार थीं। पहला, इसमें सरकार से कहा गया कि जनसाधारण की शिक्षा की उत्तरदायित्व स्वयं वहन करें। इस प्रकार अधोगामी विप्रवेशन सिद्धांत कम से कम कागजों में ही सिमट कर रह गया। दूसरा, इसने सुझाव दिया कि गांवों में देसी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं। उनसे ऊपर जिला स्तर पर आंग्ल देसी भाषाई हाई स्कूल तथा लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी शहरों बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। इन विश्वविद्यालयों में एक कुलपति, एक सीनेट और उसके अधिसदस्य फेलोज होंगे। इन सभी की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी। ये विश्वविद्यालय परीक्षाएं आयोजित करेंगे तथा उपाधियां देंगे, यानी डिग्री देंगे। इसने उच्च शिक्षा का माध्यम
अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया। इसने स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया तथा तकनीकी विद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की। इसने वुड्स डिस्पैच ने। पांचवा है, इस क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता ग्रांट इन एड की पद्धति चलाने की सिफारिश भी इसने की। कंपनी के 5 प्रांतों में एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना की। इस विभाग का कार्य था शिक्षा की उन्नति एवं उसके प्रचार प्रसार की समीक्षा करना तथा सरकार को प्रतिवर्ष इस संबंध में रिपोर्ट भेजना। सातवां है, इसने इस बात पर बल दिया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो, सेक्युलर हो, यानी वो धर्म के आधार पे ना हो कि वो अलग अलग लोगों को अलग अलग शिक्षाएं दी जाएं, सबको एक समान शिक्षाएं दी जाती थी। आठवां हमारा, इसने इस बात की घोषणा की कि सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में और अगले पार्ट में, और इसके जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम लोग कवर करेंगे। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।